Hey everyone, welcome to The Solutionist, an initiative by Unacademy. So we are here to help you to ace your next examination that will be mainly related to CSIR UGC NET, that is mainly Life Sciences. Hi, I'm Jyoti Kumari और मैं CSIR NET कैटेगरी से Unacademy के प्लेटफॉर्म पे लाइव पढ़ाती हूँ. मैंने खुद भी ये एग्जामिनेशन दैट इज इन 2017 जून क्लियर किया है. ओके सो आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका 2017 जून का पेपर है. मेनली हमने लिया है पार्ट सी. फाइन. तो हमारा कोशिश ये होगा कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके CSIR नेट में, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो, उन सब के बारे में हम बात करेंगे. एज वेल एज ये देखेंगे कि कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, या फिर उस क्वेश्चन का रिस्क देखते हुए आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इन सब के बारे में आज हम डील करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड. सो वी आर स्टार्टिंग विद द पार्ट ए, और पार्ट ए में मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दैट इज the graph show a cumulative frequency % of a research scholar and the number of paper published by them. Which one of the following statement is true? तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ देके रखा है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको ये बताना है कि ग्राफ में जो भी चीजें बोली गई हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए सही होगा. सो अगर हम एनालिसिस करें तो पहला ऑप्शन बोल रखा है दैट इज मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स पब्लिश मोर देन 4 पेपर्स. तो जो भी स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो उसको साथ साथ में क्रॉस चेक करते जाइए आपके ओवरऑल ग्राफ से. तो अब अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स पब्लिश मोर देन 4 पेपर्स. लाइक मेजॉरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली मोर देन 4 पेपर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक आप अप्रॉक्स बोल सकते हो कि मेजॉरिटी जो है वो एग्जैक्टली जो है मोर देन 4 पेपर्स उन्होंने पब्लिश नहीं किया है. तो वी कैन इजिली एबल टू एलिमिनेट द फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड देखिए हम तो उसमें बोल रखा है दैट इज 60% ऑफ स्कॉलर पब्लिश एटलीस्ट 2 पेपर. तो अगर हम ग्राफ से मैच करके देखते हैं यहाँ पे तो 60% की अगर बात करें हम तो 60% का ओवरऑल आपके पास आता है दैट इज 4 पे. तो इन्होंने बोला है अप्रॉक्स और एटलीस्ट बोला है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट जो क्या हो जाता है दैट इज ट्रू हो जाता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 पेपर तो सबने पब्लिश किया है और मैक्सिमम जो है उन्होंने 4 पेपर पब्लिश किया है. थर्ड स्टेटमेंट मेंशन है यहाँ पे दैट इज 80% ऑफ स्कॉलर पब्लिश एटलीस्ट 6 पेपर. अगर हम 80 की बात करें तो एटलीस्ट तो नहीं है, लाइक अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि 6 पेपर है. तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, एलिमिनेट हो जाता है. फोर्थ की बात करें तो मेंशन है 30% ऑफ स्कॉलर हैव नॉट पब्लिश एनी पेपर. अगर 30% की बात करें तो इट विल लाई बिटवीन दिस. तो एटलीस्ट उनका लगभग आप बोल सकते हो मोर देन 1 पेपर है. लाइक ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक भी पेपर को पब्लिश नहीं किया है. ओके सो ऑब्वियसली द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी सेकेंड वन. ओके so let's proceed to the next question. Fine. Second question is A tell only lies on Monday, Tuesday and Wednesday and speak only the truth for the rest of the week. B tells only lie on Thursday, Friday and Saturday and speaks truth only for the rest of the week. If today both of them states that they have lied yesterday, what day it today? Okay. तो यहाँ मेंशन है कि अगर आपने लाइक जो भी ए और बी के बारे में बोल रखा है तो यहाँ पे इन्होंने सारा एस्टिमेशन किया है कि कौन सा लाइक स्टूडेंट है या फिर कौन सा इंडिविजुअल दैट इज ए है या बी है, वो कौन से दिन में लाई बोलता है यानी झूठ बोलता है और कौन से दिन में वो सच बोलते हैं. तो आपको ओवरऑल यहाँ पे एस्टिमेशन करना पड़ेगा, और जब पूरा का पूरा आप एस्टिमेशन करते हो तो आपको मालूम हुआ कि ओवरऑल एस्टिमेशन से आप ये मालूम कर लोगे कि ओवरऑल जो एक दिन होगा जिस दिन की दोनों के दोनों क्या बोल रहे होंगे दैट इज सच बोल रहे होंगे, या फिर जिस दिन उनको बोला गया है कि हाँ आज बताइए कि वो कल क्या बोल रहे थे, सो इट विल बी अ थर्सडे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. A fair die was thrown 3 times and the outcome was repeatedly 6. If the die is thrown again, what is the probability of getting 6? तो देखिए डाई के नॉर्मली अगर हम देखें तो 6 फेसेस होते हैं, और वापस से अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम भी 6 ही मिलेगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी 1/6. सो द आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्थ क्वेश्चन. A bread contain 40% by volume edible matter and remaining space is filled with air. If the density of a edible matter is 2 gram per cc, what will be the bulk density of bread? That is in mainly gram per cc. तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आपको यहाँ पे नॉर्मली क्या बोल रखा है, वॉल्यूम बता रखा है. तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपको दे रखा है यहाँ पे 40%. तो यहाँ पे परसेंट में दे रखा है, आपको करना क्या है कि इसको नॉर्मल वॉल्यूम में निकालना है. तो वॉल्यूम अगर 40% है तो अगर हम इसका नॉर्मल वैल्यू निकालते हैं तो हम इसको 40/100 V कह सकते हैं. ओके और यहाँ पे आपसे डेंसिटी पूछा है, बल्क डेंसिटी पूछा है, लेकिन हमें पहले ये जो स्पेस बताया गया है इसका डेंसिटी निकालना होगा.
सो जैसे कि हमको पता है कि जो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपन वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मैटर, एडिबल मैटर का जो डेंसिटी है वो दे रखा है 2 ग्राम पर सीसी, और वॉल्यूम जो है हमें यहाँ से पता है, तो हमें यहाँ से मास निकालना है। तो आपको करना क्या होगा, दैट इज मास इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जब आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो आपका डेंसिटी है 2 और वॉल्यूम कितना है, दैट इज 40/100 V होगा। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका आएगा लगभग कितना, दैट इज 40 यहाँ से यहाँ हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका ये आ जाएगा दैट इज 0.8 आ जाएगा। ओके, 0.8 V आएगा। तो ये है आपका V, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें ओवरऑल बल्क डेंसिटी निकालनी है। तो हमारा जो मास निकला है वो आप बोल सकते हैं 0.8 V निकला है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया गया था वो V में दिया गया था। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम V ही रखेंगे। इसके बाद जब हमें एक बल्क डेंसिटी निकालना है तो हमें क्या करना है, अगेन इसी फॉर्मूले को दोबारा से आप अप्लाई कीजिए, दैट इज रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू मास ऑलरेडी आ चुका है और हमारे पास डेंसिटी नहीं है और वॉल्यूम है। ओके, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या होगा, V ही होगा। तो अगर आप नॉर्मली फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दैट इज रो इक्वल्स टू मास जो है आपका 0.8 V है, और आपका डिनोमिनेटर में भी V आएगा, V से V कट जाएगा और रो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.8। तो इसमें में जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ बोर्ड हैज 8 रो एंड 8 कॉलम। ओके, A move is defined as 2 steps along the column, मतलब 2 स्टेप जो है कॉलम की तरफ मूव किया जा रहा है, फॉलोड बाय अ 1 स्टेप ऑफ रो। सो 1 स्टेप जो है वो रो को फॉलो किया जा रहा है और वाइस वर्सा, यानी वापस से उल्टा भी किया जा रहा है, दैट इज 2 स्टेप रो में एंड 1 स्टेप कॉलम में किया जा रहा है। तो इस वे में अगर हम देखें, उसके बाद बोला है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स नीडेड टू गो फ्रॉम वन कॉर्नर टू द डायगोनली अपोजिट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल जो आपका कॉलम और रो बनेगा वो किस वे में बनेगा। तो अगर हम नॉर्मली इसको बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस टाइप से होगा। ये आपका हो गया कॉलम, उसके बाद हमें रो बनाना है। ओके, सो अगर हम इसको मूव करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, हमें एक साथ जो है इनको मूव करना है। तो अगर हम 2 कॉलम और 1 रो एक साथ चले, उसके बाद फिर 2 रो और 1 कॉलम में चले, तो किस वे में हम जाएंगे, दैट इज आप यहां से जाओगे 2 कॉलम, फिर यहां से 1 रो में जाओगे, फिर अगेन आपको ये पाथ फॉलो करना है, दैट इज 2 रो एंड 1 कॉलम। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एक स्टेप लिया था, फिर आप यहाँ से 2 कॉलम आगे बढ़े हो, फिर 1 रो में गए हो, यानी दूसरा स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया। अगेन क्या करोगे आप, 2 कॉलम और 1 रो लोगे। 2 कॉलम लोगे तो यानी वापस से ऊपर जाओगे और 1 रो लोगे, तो अगेन यहाँ पे आपका स्टेप हो गया। अगेन क्या करना है, वाइस वर्सा करना है, दैट इज 2 रो लोगे आप और 1 कॉलम लोगे। अगेन यहाँ पे एक स्टेप हो गया। इसके बाद अगेन क्या करना है, आपको 2 कॉलम लेना है और 1 रो लेना है। तो 2 कॉलम लिया आपने यहाँ पे और 1 रो लिया, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप खत्म हो गया। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आप लोगे तो आप यहाँ पे एक स्टेप लोगे और यहाँ पे आपका जो ओवरऑल जर्नी है वो खत्म होगा। तो बोला यही गया था कि कितने आप बोल सकते हो कि स्टेप जो है आपको चाहिए होंगे डायगोनली पहुंचने के लिए। तो कितने स्टेप हो गए, दैट इज 1 हो गया, 2 3 4 5 6, टोटल जो है वो 6 स्टेप्स हो गए। तो इस वे में आंसर क्या हो गया आपका, दैट इज 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि बोला गया है अ जॉब इंटरव्यू इज टेकिंग प्लेस विद 21 मेल्स एंड 17 फीमेल कैंडिडेट्स। सो कैंडिडेट्स आर कॉल्ड रैंडमली, उन्हें रैंडमली बुलाया जाता है, जिसमें 21 मेल्स एंड 17 फीमेल्स हैं। So what is the minimum number of candidate to be called to ensure that at least 2 males or 2 females have been interviewed? तो ये सिंपल है, अगर ये इंश्योर करना है कि एक बार में अगर कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है तो या तो मिनिमम जो है वो 2 मेल्स होने चाहिए या 2 फीमेल्स होने चाहिए। तो दैट इज वेरी सिंपल। अगर 3 कैंडिडेट्स को एट अ टाइम बुलाते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो 2 फीमेल और 1 मेल होगा या फिर 2 मेल एंड 1 फीमेल होगा। ओके, सो द आंसर विल बी 3। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, What is the odd one out based on the divisibility test? आपको इसमें से odd जो होगा उसे उसका एलिमिनेशन करना है। तो देखिए सबसे मेन चीज ये होती है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, आप देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो आपके लिए मोस्ट फैमिलियर है। फॉर मी इट्स 363, क्योंकि मुझे मालूम है कि 363 को अगर मैं 11 से डिवाइड करती हूँ तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 33 मिलेगा। नॉट अप्रोक्सीमेटली, एक्यूरेटली ही मुझे 33 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे एक हिंट मिला कि शायद ये नंबर को मैं 11 से डिवाइड करके देखूं तो मेरे पास कुछ ऐसे वैल्यूज आ सकते हैं जो कि डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं।
तो ऑब्वियसली मैंने 11 से इन सबको डिवाइड करके देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि जो 474 है वो लगभग जो डिविजिबिलिटी है 11 से वो शो नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे और बाकी सबके साथ देखूं दैट इज फर्स्ट, सेकंड और ये जो रेस्ट ऑफ द जो नंबर है वो सारे के सारे 11 से डिवाइड हो जाते हैं इजीली। तो इस वे में मैं अगर ऑड वन आउट करूं तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी फर्स्ट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा है कि अगर आपने मतलब डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बोला है एन एंट स्टार्ट द ओरिजिन एंड मूव अलोंग द वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे एक एक्सिस अगर बनाना चाहें तो ये बना लिया हमने, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। बोला है एंड जो है वो वाई एक्सिस में चल के लगभग एल डिस्टेंस को कवर कर रही है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन इट्स जर्नी। एवरी सब्सिक्वेंट स्टेज रिक्वायर एन एंड टू टर्न राइट। हर एक स्टेप में उसको राइट की तरफ मूव ऑन करना है, मतलब हर बार वो अपनी राइट की तरफ मूव करेगी एंड मूव अ डिस्टेंस विच इज हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस स्टेज। और हर बार जितना भी डिस्टेंस या जितनी बार भी वो बेंडिंग शो करेगी हर बार अपने प्रीवियस डिस्टेंस का पूरा हाफ करेगी। और इस वे में कितने स्टेजेस को पार कर रही है, दैट इज व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट एट द एंड ऑफ द फिफ्थ स्टेज। तो हमें टोटल ये देखना है कि 5 बार, ओके 5 बार उसको टर्न लेने के बाद जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। तो अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो एक स्टेप यहां से ले सकते हैं जो कि होगा L/2 होगा कि बिकॉज हम L पहले ही ले चुके हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, इसके बाद एक और स्टेप नीचे की तरफ है क्योंकि हमें राइट में मूव करना है, ये हो जाएगा आपका L/4। इसके बाद आपको फिर से राइट में मूव करना है जो कि हो जाएगा L/8 और यहाँ कुछ हो जाएगा आपका दैट इज L/16। तो इस वे में अगर हम देखें तो टोटल 5 जो है मूवमेंट हो चुके हैं, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें क्या बताना है, अगर हम यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ करें या कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे पॉइंट हमें मिलेगा x और y और आपको x और y का ही कोऑर्डिनेट बताना है कि कितना होगा। ओके, तो अगर हम y यहाँ पे निकालना चाहें तो y कैसे निकाल सकते हैं, y हमें पता है y का डिस्टेंस क्या है, दैट इज l है और यहाँ पे लगभग हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, l माइनस इसको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज L/4 प्लस L/16 क्योंकि यहाँ पे एडिशनल पार्ट है। ओके, जब हम इनका एलसीएम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा दैट इज 16 बाई दैट इज 4 प्लस 16। ओके, जब इनका आप ओवरऑल इट शुड बी 4L एंड 16L। जब आप इनका ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके पास आएगा कुछ 13L/16। तो y जो हमारे पास आया हुआ है हमारा कितना, दैट इज दी 13L/16। अब अगर हम दोबारा से x देखें, x कितना होगा, x में अगेन आपको वही करना है जो हम इनिशियल केस में कर रहे थे। आपको ओवरऑल डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा जो x एक्सिस के थ्रू कवर किया गया है। तो ये हमने L/2 कर लिया। इसके बाद जो ओवरऑल माइनस करना होगा वो होगा दैट इज L/8। ओके, जब हम इनको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4L माइनस L जो कि आ जाएगा आपका 3L/8। और हमें नॉर्मली पता है कि हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज x, y। तो अगर x, y देखें तो 3L/8, 13L/16 हो जाएगा। तो 3L/8 एंड 13L/16 का ऑप्शन क्या हो गया, दैट इज दी फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ सिबलिंग देयर आर 7 सिस्टर्स एंड ईच सिस्टर हैज 1 ब्रदर। हाउ मेनी सिबलिंग्स आर देयर इन टोटल। तो एक ग्रुप में टोटल 7 सिस्टर हैं और सभी सिस्टर्स का ये कहना है कि उनका 1 ब्रदर है। तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता है। टोटल सिबलिंग्स कितने हो गए, दैट इज 8 बिकॉज सबका अगर सबकी बात देखें तो जो 7 सिस्टर होंगे उनका एक ही ब्रदर है। तो टोटल सिबलिंग्स कितने हो गए, दैट इज योर 8, दैट इज 7 + 1। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें बोला है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y फॉर द रेंज ऑफ x शोन इन द फॉलोइंग प्लॉट। तो यहाँ पे आपको जो y है उसका एवरेज वैल्यू जो है आपको बताना है। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चीजें आपको क्या बता रखी हैं, दैट इज यहाँ पे बोल रखा है जब x आपका 0 है, x आपका 0 है तो y कितना है आपके पास 1 है। जब x आपका 1 है तो y आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 2 है। इसके अलावा x जब -1 है, दैट इज दिस 1, तो आपके पास y कितना है, अगेन 2 है। तो अगर हम y का वैल्यू देखें तो नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं, दैट इज 1 2 3। नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है, लेकिन टोटल इनका सम कितना है, दैट इज 1 + 2 + 2 विच विल बी इक्वल्स टू 5। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, जो सम होता है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर जो होता है उनका वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 5/3 जो कि अप्रॉक्स आता है 1/6 के इक्वल में, 1.6 के इक्वल में, जो कि इक्वल हो जाएगा आपके थर्ड ऑप्शन के बराबर। ओके, सो 10th क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11th, दैट इज इन ट्रायंगल ABC, AB is equals to the AC and angle BAC will be equals to the 90 degree. EF is parallel to AB and DF is parallel to AC. The total area of the shaded region is. एक्चुअल में देखें तो ये क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं आपके 9th और 10th क्लास से रिलेटेड है. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली आई नो द आंसर, बट आपको भी देखना है कि हाँ आपसे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है या नहीं. सो लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिकॉज हमने सबने 9th एंड 10th में मैथ्स पढ़ी है, तो इजिली जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, next question है, consider a circle of radius r, fit the largest possible square in it and the largest possible circle inside the square. तो हमें एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा. सर्कल में हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल में हमें लार्जेस्ट स्क्वायर को फिट करना है. तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसमें हम एक लार्जेस्ट स्क्वायर को फिट करते हैं. इसके बाद क्या किया है, इसमें एक और स्क्वायर को फिट, एक और यहाँ पे सर्कल को फिट किया है. फाइन. अब अगर हम इनका डायगोनल बनाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसके डायगोनल को 2r लेते हैं, बिकॉज सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ जो होता है वो उसका रेडियस होता है, लेकिन अगर हमने डायगोनल बना दिया मतलब उसका डायामीटर हमने क्रिएट कर दिया, और डायामीटर क्या होता है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. तो हमने इसको 2r ले लिया और आपको क्या बताना है, आपको बताना है दैट इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल. ये जो इनर मोस्ट हमने सर्कल ड्रॉ किया है उसका रेडियस क्या होगा. फाइन. तो अगर हम इसको कुछ इस वे में ड्रॉ करें और हम अगर इसके साइड को a रखते हैं तो ऑब्वियसली जो रेडियस होगा स्मॉलेस्ट सर्कल का वो होगा आपका a/2. तो हमें a/2 की वैल्यू निकालनी है. तो नॉर्मली ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल है जिसमें एक हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, आप उसकी वैल्यू को कंसीडर कीजिए. हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा 2r² एंड द स्क्वायर ऑफ जो आपका दोनों के दोनों साइड है उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज a² प्लस a², क्योंकि ये भी है a, ये भी है a, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, स्क्वायर में चेंज हो जाता है. इसको हम 2r ही रखते हैं, 2r². ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a². ओके. अब हम दोनों का स्क्वायर जब रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा आपका कितना, दैट इज √2a. अब हमको ये पता है कि यहाँ पे क्या है, a जो हमें वैल्यू निकालनी है वो है a/2. अगर हम यहाँ पे a/2 करते हैं तो ये जो आपका 2r है, ओके, 2r क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे चला आएगा, दैट इज r विल बी इक्वल्स टू दी 2/2a. और आपको क्या करना है, सॉरी इट शुड बी लाइक 2r यहाँ पे ही रहेगा और आप यहाँ पे इसको 2 को यहाँ पे ला सकते हैं और इस वे में जो a होगा इसका वैल्यू ये निकल जाएगा. अब a को हमको पता है कि a/2 निकालना है, तो a/2 को आप क्या कर सकते हैं, a/2 कर सकते हैं एंड 2r ये एज इट इज रहेगा और स्क्वायर रूट में जाएगा, लेकिन एज बिकॉज हमने यहाँ भी हाफ लिया है तो हमें इसको बैलेंस करना होगा. ये 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और a/2 क्या होगा, स्मॉल सर्कल के लिए r होगा. ओके, तो हम इसे r1 भी ले सकते हैं. तो r1 अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितना रहा, दैट इज r/√2. तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. इन हाउ मेनी वे कैन यू प्लेस अ n coin on a board and n row and n column such that every row and every column contain exactly the one coin. तो ये क्वेश्चन जो आया है आपका डायरेक्टली आपका जो मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं वहां से आए हैं, और ऑब्वियसली अगर आपको मैथ्स का फॉर्मूला याद है तो आप इजीली पिक कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन विल बी सेकंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ 200 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड ब्रिज इन 20 सेकेंड्स. व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर. तो नॉर्मली आपको बोल रखा है जो ट्रेन का लेंथ है वो कितना है, ट्रेन का आपका लेंथ है दैट इज 100 मीटर और जो आपका स्टेशन है या फिर जो ब्रिज है उसका ओवरऑल लेंथ कितना है, दैट इज 200 मीटर. ओके, सो आप नॉर्मली अगर डिस्टेंस ट्रैवल की बात करें तो ऑब्वियसली जब हम इनको प्लस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 300 मीटर. मतलब डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जा रहा है ट्रेन के थ्रू वो है आपका 300 मीटर और टाइम जो लिया जा रहा है वो है आपका 20 सेकेंड्स. तो 20 सेकेंड्स को अगर आप यहाँ पे आवर्स में चेंज करते हो तो ये हो जाए आपका 20/3600. इसके बाद वो क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड. स्पीड इज वेरी इजी, लाइक आपको स्पीड इक्वल्स टू होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस है दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 3600. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इजीली जो आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा 54. सो द आंसर विल बी थर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई बर्थडे इज इन जनवरी. What would be the sufficient number of question with yes or no answer that will be enable one to find the birth date. तो नॉर्मली बोला है कि एक लाइक मेरा बर्थडे जो है वो जैन में आता है,
तो मुझसे कोई कितने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेगा जिससे कि मैं आंसर जो दूंगी वो यस और नो में दूंगी, और कितनी बार यस और नो में आंसर देने के बाद एक्यूरेटली कोई मेरा बर्थ जो है वो बर्थ डेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम माई साइड इट शुड बी 5। आप भी सॉल्व करके देखिए, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करने में भी मजा आता है, एज वेल एज आपको कुछ जानने को भी मिलता है। तो मेक श्योर आप भी अपने आप से लाइक एक कंसिडरेशन लेके कि हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मुझसे कोई कितने क्वेश्चन पूछेगा इजिली मैं उसको ये बता पाऊंगा कि हाँ मेरा बर्थ डेट जो है वो कब आता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं आप अपना निकाल के देखिए कि आप कितना लाइक निकाल पा रहे हो, बट फ्रॉम माई साइड इट शुड बी नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी 5। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है two identical wheel that is B and C move on the periphery of a circle A. Both start at the same point on A and return to it. B moving inside and C moving outside it. What is the correct statement? तो यहाँ पे आपको नॉर्मली बता रखा है कि एक सर्कल है दैट इज A, B जो है वो इनसाइड में मूव कर रहा है एंड C जो है वो आउटसाइड मूव कर रहा है। तो इस वे में अगर आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसमें आई थिंक जो बहुत ही बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन है वो लगता है, तो इस क्वेश्चन को जब नॉर्मली सॉल्व करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा दैट इज बी एंड सी वेयर आउट अबाउट इक्वली। ओके, सो द थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ये आंसर होना चाहिए या फिर कुछ और आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। सो आपको यहाँ पे और ऑप्शंस निकालने हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा ही बेसिक क्वेश्चन है। पहला है आइसोस्केल ट्रायंगल, सेकेंड है स्क्वायर, थर्ड है रेगुलर हेक्सागन एंड फोर्थ है रेक्टेंगल। तो नॉर्मली आप देखोगे तो आपका यहाँ पे ऑड वन आउट कौन है, दैट इज दी ट्रायंगल। ओके, बाकी सारे के सारे एक जैसी लाइक प्रॉपर्टीज शो करते हैं कि आप उनमें साइड्स जो होती हैं वो काफी ज्यादा इक्वल होती हैं। सो 19 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग वर्ड दैट इज दी ए, उसके बाद ए भी लिखा हुआ है, उसके बाद आपको ब्लैंक दे रखा है, उसके बाद आपको ये सीक्वेंस दे रखा है। आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है उसमें क्या आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो नॉर्मली हम देखें तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए बी बी ए है। तो अगर हम नॉर्मल अपना कॉमन सेंस भी यूज करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे भी क्या आएगा, दैट इज ए डबल बी ए। सो द आंसर विल बी थर्ड। तो इस वे में हमने पार्ट ए के क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। लेट्स मूव टू दी पार्ट बी। ओके, so the next question is that is question number 21 from part B. Question है metachromatic leukodystrophy that is the MLD is caused by a deficiency of aryl sulfate A and affect the CNS, so MLD is। तो आपको बताना है ये जो ओवरऑल डिस्ट्रॉफी है दैट इज MLD वो किस कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर इन केस आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपको लाइक आंसर देने में मुश्किल होगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं और आपको पता नहीं है तो मेक श्योर या तो आप स्किप कर दें इन टाइप के क्वेश्चंस को, या फिर अगर आपने पढ़ा है तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं तो जो MLD होता है वो एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, जिसके कारण अगर ये प्रॉपर वे में काम नहीं करता है तो ये जो डिजीज कंडीशन है उसमें आपको लाइक ओवरऑल इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बताया गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। मेक श्योर जब नॉट बोला जाता है तो आप उसी टाइम उसे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि गलती जो होने का प्रोबेबिलिटी होता है वो कम हो जाए। सो द क्वेश्चन ऑप्शन जो दे रखा है वो यहाँ पे है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑब्वियसली लाइक ये बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट था और हम इजिली इसको कह सकते हैं कि हाँ स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस अकर इन पेरिऑक्सिसोम। नो, क्योंकि नॉर्मली जो बायोसिंथेसिस होता है या तो वो साइटोप्लाज्म में होता है या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज पेरिऑक्सिसोम यूटिलाइज H2O2 दैट इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू ऑक्सीडाइज अ वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट। तो नॉर्मली जो पेरिऑक्सिसोम है वहां पे आपको इजीली जो है H2O2 का प्रेजेंस देखने को मिल जाता है एंड ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट इज पेरिऑक्सिसोम इंपोर्ट देयर रिपीटर ऑफ द प्रोटीन यूजिंग अ शॉर्टिंग सिग्नल। ऑब्वियसली शॉर्टिंग सिग्नल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर हम प्रोटीन ट्रांसलोकेशन की बात करें या फिर शॉर्टिंग की बात करें इन केस ऑफ अ पेरिऑक्सिसोम। तो इस वे में जो गलत स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के लिए वो होगा सेकेंड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is 23. The energy-rich fuel or molecules produced in a TCA cycle are। ऑप्शन यहाँ पे आपको देके रखा है और नॉर्मली अगर आपको TCA साइकिल के बारे में पता है इजीली तो आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं एंड दैट इज वेरी इजी टू डिटेक्ट कि हाँ एक जो वन मॉलिक्यूल जो है वो GTP होता है, 3 मॉलिक्यूल आपका NADH होता है एंड 1 मॉलिक्यूल आपका FADH2 होता है। सो द आंसर विल बी
3। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेन आपने कंसेप्ट गेन किया है तो आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आंसर नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, denaturation of a highly helical protein having disulfide bridges and 2-phenylalanine can be monitored as a function of temperature by which one of the following technique। तो अगर आपने इस टेक्निक को पढ़ा होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा टेक्निक इसमें यूज होने वाला है। ऑप्शंस आर रिकॉर्डिंग CD, दैट इज द सर्कुलर डाइकोरिज्म स्पेक्ट्रम एट अ वेरियस टेम्परेचर। सेकेंड है मॉनिटरिंग द अब्जॉर्बेंस एट 240 नैनोमीटर एट वेरियस टेम्परेचर। थर्ड है एस्टिमेटिंग द SH कंटेंट ड्यूरिंग द हीट डीनेचुरेशन। और फोर्थ है मॉनिटरिंग द रेशियो ऑफ एब्जॉर्बेंस एट 240 नैनोमीटर एंड 250 नैनोमीटर एट वेरियस टेम्परेचर। सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी 1, बिकॉज CD के थ्रू जो भी चीज की यहाँ पे डिमांड की गई है आपके क्वेश्चन में वो फुलफिल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कि आपको बोल रखा है ग्लिसरॉल इज एडेड टू अ प्रोटीन सॉल्यूशन टू स्टेबलाइज द प्रिपरेशन बाय। तो नॉर्मली बोला है कि जब भी प्रोटीन सॉल्यूशन की बात आती है तो उसमें ग्लिसरॉल जो है ऐड किया जाता है, तो वो एक्चुअल में क्या करता है। सो ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, लाइक दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज वो विस्कोसिटी को इंक्रीज नहीं करता है। सेकेंड है स्टेबलाइजिंग द पीएच, यहाँ पीएच का कोई कंसेप्ट भी नहीं आता है। थर्ड है प्रिफरेंशियल हाइड्रेशन ऑफ अ प्रोटीन, ऑब्वियसली ये आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज द प्रिफरेंशियल हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन, बिकॉज ये आपका जो ओवरऑल प्रोटीन का हाइड्रेशन होता है उसे मेंटेन करके रखता है ताकि प्रोटीन जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है लॉस ना करे। फोर्थ है इंटरैक्टिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द सरफेस चार्जेस ऑन द प्रोटीन, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। प्रोटीन स्टेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे आपको इक्वेशन दे के रखा है, दैट इज फोल्डेड विल बी रिवर्सिबल, लाइक ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो होगा फोल्डेड, और अनफोल्डेड का ओवरऑल जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है जब K इक्विलिब्रियम मेंटेन है। सो प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिव कैलोरीमीटर thermodynamics parameters of process were determined by following equation। तो ये इक्वेशन नॉर्मली आई थिंक इस इक्वेशन से सभी लोग फैमिलियर होंगे बिकॉज ये बहुत ही बेसिक इक्वेशन है। सो बोला ये गया है कि डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S नॉट आर स्टैंडर्ड चेंजेस इन एंथैल्पी एंड एनोट्रॉपी रेस्पेक्टिवली। तो डेल्टा H जो है वो क्या है आपका एंथैल्पी चेंज है, और डेल्टा S नॉट जो है वो आपका एंट्रोपी है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस्टिमेटिंग द डेल्टा G, डेल्टा H एंड डेल्टा S। तो अगर हम ओवरऑल लाइक इस इक्वेशन को देखें और अगर हमारे पास नॉर्मली जो हमारा नॉलेज जो है रिगार्डिंग द डेल्टा G, डेल्टा H एंड डेल्टा S अगर क्लियर है तो अगर ऑप्शन देके हम इजीली जो है उसका आंसर पता लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ फोल्डेड एंड अनफोल्डेड फोल्डेड प्रोटीन एट 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड है प्लॉटिंग K इक्विलिब्रियम एज अ फंक्शन ऑफ अ डेल्टा H, नो। थर्ड है प्लॉटिंग K इक्विलिब्रियम अगेंस्ट द डेल्टा S, तो इस टाइप का प्लॉटिंग नहीं होती है, तो थर्ड भी गलत हो गया। फिर बोला है प्लॉटिंग द K इक्विलिब्रियम अगेंस्ट द टेम्परेचर, तो ये जो है ओवरऑल आपको एग्जैक्टली वही रिजल्ट देगा जो इस क्वेश्चन की डिमांड है। सो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज योर फोर्थ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोटेनॉन is an inhibitor of a electron transport chain. The addition of a rotenon to cell result in which of the following। तो लाइक रोटेनॉन का जो फंक्शन है आई थिंक इससे मोर और लेस सारे के सारे स्टूडेंट फैमिलियर होंगे कि ये क्या करता है, ये जो ATP का जनरेशन होता है उसे ब्लॉक करता है, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया से ये रॉस का जनरेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो हम लाइक हमें भी पता है इसका पूरा का पूरा बेसिक की कैसे काम करता है, और अगर हमने जो भी कंसिडरेशन किया है अगर वो हमारे किसी गिवन ऑप्शन से मैच हो गया तो ऑब्वियसली वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में पहला बोला है दैट इज जनरेशन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड ब्लॉक इन द ATP जनरेशन। ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या करता है, इट यूज टू इनहिबिट दी, बिकॉज ये इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है। ओके ये क्या करता है, दैट इज जनरेशन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड ब्लॉक इन द ATP जनरेशन। नेक्स्ट है ब्लॉक इन द ATP जनरेशन बट नो जनरेशन ऑफ अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, तो ये गलत है बिकॉज वो जनरेट करता है रॉस को। ओके थर्ड है दैट इज द जनरेशन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बट नो ब्लॉक इन ATP जनरेशन, नहीं दोनों के दोनों साथ में होते हैं, किसी भी एक का एब्सेंस नहीं होता है। फोर्थ है दैट इज द permeabilizing ऑफ द इनर मेम्ब्रेन टू कंपाउंड्स व्हिच आर यूजुअली नॉट एबल टू ट्रांसवर्स द मेम्ब्रेन, तो इस स्टेटमेंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। ओके सो इजिली हम बोल सकते हैं कि 27 का आंसर क्या होगा, दैट इज फर्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो लाइक इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए बिकॉज मोर और लेस ये आपको सभी टाइप का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे देते हैं। तो पहला ऑप्शन है दैट इज द ग्लाइकोकैलस एडहेरेंस में हेल्प करता है, ऑब्वियसली लाइक ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जो आई थिंक हम अपने बैचलर से पढ़ते हैं कि ग्लाइकोकैलस का ओवरऑल फंक्शनिंग क्या होता है, तो ऑब्वियसली ये एक एडहेरेंस में हेल्प करता है। फिम्ब्रिया जो है वो मोटिलिटी में बोला है बट मोटिलिटी में वो हेल्प नहीं करता है। थर्ड है पिली
जिसे हम सेक्स प्लस पी कहते हैं, वो किस में काम करता है? वो आपका कॉन्जुकेशन में काम करता है, जब भी बैक्टीरियल सिस्टम में कॉन्जुकेशन का ओवरऑल मैकेनिज्म देखा जाता है। तो फोर्थ है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि हम सबको पता है कि एक सेल वॉल का कंपोनेंट है। तो इजीली हम कह सकते हैं जो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है जो कि मैच कर रखा है वो है सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज द फिम्ब्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। द सेकंड मैसेंजर which opens the calcium ion channel in ER, that is the endoplasmic reticulum and plasma membrane is। तो लाइक इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपके CSIR नेट में और कोई नहीं हो सकता। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही स्कोरिंग होते हैं एंड मेक श्योर लाइक इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप कभी छोड़ के ना आओ। सो द ऑप्शन आर दैट इज द डायसाइल ग्लिसरॉल, जिसे हम डैग कहते हैं, CAMP दैट इज द साइक्लिक AMP, थर्ड है फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट, फोर्थ है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। और हम सबको पता है कि IP3 जो होता है वो क्या करता है आपका, वो कैल्शियम को रिलीज करने में हेल्प करता है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द आंसर विल बी फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 30। सो द क्वेश्चन इज फॉलोइंग अ लिस्ट ऑफ सम प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन के यहाँ लिस्ट दिए गए हैं, दैट इज A इज BCL2, B BCLXL, देन A1, उसके बाद है BAX। आपको क्या बताना है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज विच ऑफ द प्रोटीन और प्रोटीन्स इज और आर नॉट एंटी अपोप्टोटिक। यहां से कौन एंटी अपोप्टोटिक नहीं है? हम सबको पता है कि BCL2, BCLXL और A1 जो है वो क्या है, वो एंटी अपोप्टोटिक है, और जो BAX होता है वो आपका प्रो अपोप्टोटिक होता है, जो कि अपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। ओके, सो इजिली हम कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि आप पूछा कौन सा नहीं है, क्योंकि BAX जो है वो प्रो अपोप्टोटिक है। तो इजिली जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। Which of the following cells generally does not secrete interferon gamma? Options are CD8 T cells, second है TH1 cells, थर्ड है NK cells एंड फोर्थ है TH2 cells। तो नॉर्मली अगर हम आप देखें कि जो आपका T सेल्स का ओवर जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो TH1 और TH2 में होता है। उनके भी कुछ कुछ आप बोल सकते हो कि पार्ट्स ऐसे हैं जो कि किसी और सेल्स को इनहिबिट कर सकते हैं एज वेल एज इंड्यूस कर सकते हैं। उसी में से TH2 की बात करें तो जो आपका TH2 सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरफेरॉन गामा को सिक्रीट नहीं करते हैं। ओके, सो द आंसर विल बी फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। क्वेश्चन है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपैंडिंग आउटर लेयर स्प्रेडिंग ओवर द इंटरनल सरफेस ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन इज टर्म्ड एज। तो आपको पता है कि जो आपके गैस्ट्रुलेशन होता है उसके टोटल 5 अलग अलग टाइप के आप वेरिएशन देख सकते हैं, जिसमें से 4 के बारे में यहाँ पे बोल रखा है, और स्टेटमेंट जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ओके, पहला ऑप्शन है इनवाजिनेशन। इनवाजिनेशन नहीं होगा, बिकॉज इनवाजिनेशन में जो आउटर कॉर्नर होते हैं वो इनवाजिनेट होने लगते हैं। नेक्स्ट है इनग्रेशन, जिसमें कि आप बोल सकते हो सेल्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो ये एक नहीं हो सकता। इसके बाद थर्ड है इन्वॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो आपका मैच हो रहा है किससे, इन्वॉल्यूशन से हो रहा है। और डीलेमाइनेशन में तो जो लेयर्स होती हैं सेल की वो एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगती है, लाइक लेयरिंग टाइप का एक सिनारियो जो है वो क्रिएट करने लगती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा थर्ड, बिकॉज ये जो डेफिनेशन है वो थर्ड के बारे में ही बोल रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डेवलपमेंटल बायोलॉजी से ही लिया गया है। बोला गया है द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू अचीव देयर रिस्पेक्टिव फेट बाय इंटरेक्टिंग विद द अदर सेल इज नोन एज। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में बोला है और इंडक्शन और कॉम्पिटेंस के बारे में बोला है। नॉर्मली इंडक्शन और कॉम्पिटेंस जो यहाँ पे ओवरऑल लाइक डेफिनेशन इन्होंने बोल रखा है या फिर मेंशन जो किया है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज उसका प्रोसेस यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है उन्हें किसी भी सेल के इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कंडीशनल जो स्पेसिफिकेशन होता है वो अपने आसपास की कंडीशन पे डिपेंड होकर अपने आप को स्पेसिफाई करता है। और अगर क्वेश्चन की डिमांड देखें तो यही बोला गया है कि the ability of a cell to achieve their respective fate by interacting with the other cell will be known as a conditional specification. So 33 का जो आंसर होगा वो होगा 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका डेव बायो से ही है। क्वेश्चन है द डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल ऑफ द एम्फीबियन एम्ब्रियो दैट इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द ऑर्गेनाइजर इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिक सेंटर एंड इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो ये किसके प्रेजेंस से मार्क होता है, दैट इज द बीटा कैटनिन। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आता है, आपने पढ़ा है दैट इज एम्फीबियन का डेवलपमेंट बायोलॉजी, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन छोड़ना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम जो डेव बायो के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप गलती से भी उन क्वेश्चन को आप लाइक अटेंड करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 35। विच काइंड ऑफ क्लीवेज इज शोन इन मैमल्स। मैमल्स में किस टाइप के क्लीवेज होते हैं? सो ऑप्शंस आर होलोब्लास्टिक रोटेशनल,
सेकेंड है मेरोब्लास्टिक रोटेशनल, थर्ड है होलोब्लास्टिक रेडियल एंड मेरोब्लास्टिक रेडियल। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, बिकॉज ह्यूमंस मैमल्स में मेनली क्या होता है, होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज जो है वो देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। इन यूकैरियोट्स प्रिकर्सर ऑफ माइक्रो आरएनए, जिसे हम mRNAs कहते हैं, एंड स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएस दैट इज द siRNAs आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड बाय। तो आपके जो तीन टाइप के आरएनएस हैं वो अलग अलग चीजों को लाइक सिंथेसिस करते हैं और उनकी कुछ लिस्ट होती हैं। अगेन ये भी आपका आप बोल सकते हो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपने अलग अपने इन चीजों को अगर याद रख रखा है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। दैट इज योर आरएनए पॉल 2 जो है ये माइक्रो आरएनए एज वेल एज siRNA को सिंथेसिस करता है। So the answer will be fourth. Okay, क्वेश्चन नंबर 37 अगेन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको अगर अच्छे से प्रोसेस याद नहीं है तो आप नहीं दे पाओगे आंसर, बिकॉज पार्ट बी का नेचर आप इजीली जानते हो, सारे के सारे मेमोरी बेस्ड फैक्ट्स आते हैं, कोई भी लाइक समझ के आंसर देने वाली चीजें नहीं आती हैं। आपको याद है तो आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज आंसर देने में आपको प्रॉब्लम होगी। सो द क्वेश्चन इज 37 दैट इज अमीनो एसिड डीआरएनए आर स्कॉटेड टू द राइबोसोम बाय द इलोंगेशन फैक्टर। कौन से इलोंगेशन फैक्टर से सबसे पहले स्कॉट होता है? सो योर आंसर विल बी द EF2TU दैट इज द इलोंगेशन फैक्टर TU। सबसे पहले यही स्कॉट करता है आपकी अमीनो एसिड टीआरएनए को। ओके, सो द आंसर विल बी 3। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज scientists usually find difficulty in identifying the exact transcription termination site in eukaryotes because। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रखा है कि साइंटिस्ट जो होते हैं उनको लाइक ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन साइट है उसे लाइक आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं, ऐसा क्यों होता है? सो द ऑप्शंस आर इमीडिएटली फॉलोइंग टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड द 3' एंड इज पॉलीएडिनाइलेटेड। तो ये स्टेटमेंट जो एकदम गलत है, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज द 3' एंड इज जनरेटेड बाय द क्लीवेज प्रायर टू द एक्चुअल टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियसली तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें जितनी भी चीजें आपको बोल रखी हैं वो एक्चुअल में क्या करती है, साइंटिस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन साइट है यूकैरियोट्स में वो लाइक इजिली जो है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। थर्ड ऑप्शन दैट इज द पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट एट 3' एंड एंड ट्रांसक्रिप्ट हाइड द टर्मिनेशन साइट। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ है 3' एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट इज कॉम्प्लेक्स विद द 5' एंड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। सो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन प्राइमिंग ऑफ द डीएनए सिंथेसिस एंड रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर इज कैटलाइज्ड बाय। तो अगर आपने ओवरऑल लाइक रेप्लिकेशन पढ़ा है तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। नॉर्मली जो फैक्टर्स होते हैं या एंजाइम्स के नाम होते हैं वो अगर उन पे क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको अगर याद है तो आप आंसर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हमको जैसे कि पता है कि जो आपका रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में जो प्राइमिंग ऑफ डीएनए का होता है, दैट इज डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो आपका होता है डीएनए पॉल अल्फा के थ्रू, और जो लाइक आरएनए प्राइमर का जो आप बोल सकते हो रिमूवल होता है वो होता है आपका FEN1 के थ्रू। ओके, सो द आंसर विल बी 2। 39 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से जो भी लिस्ट आउट किया गया है उसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? और यहाँ से लाइक पिक करना बहुत ही ज्यादा आसान है। पहला है दैट इज द ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंड है टाइफॉइड, थर्ड है टिटेनस एंड फोर्थ है स्मॉल पॉक्स। और हम सबको पता है कि स्मॉल पॉक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज वायरस नॉट द बैक्टीरिया। और यहाँ पे यही पूछा है कि विच इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। सो द ऑप्शन लाइक करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ। ओके, 41 क्वेश्चन इज फिल्ट्रेशन स्लिट आर फॉर्म्ड बाय। अगेन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता है तो आप कर पाओगे। ऑप्शंस आर पोडोसाइट, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी, थर्ड है मेसेंजियल सेल्स, फोर्थ है लेशिस सेल। सो द आंसर विल बी फर्स्ट, दैट इज द पोडोसाइट्स। ओके, 42 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द सोडियम को ट्रांसपोर्टर्स। कौन से जो विटामिन हैं वो सोडियम को ट्रांसपोर्टर के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होते हैं? सो थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड अस्कॉर्बिक एसिड ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो होता है आपका फॉलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर द पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग ऑफ द प्री प्रोग्लूकागन? सो द ऑप्शंस आर ग्लाइसेंटिन, सेकेंड है बीटा लाइपोट्रोपिन, फोर्थ है मेजर प्रोग्लूकागन फ्रेगमेंट्स, और फोर्थ है ऑक्सिंटोमोलुडिन। सो द ऑप्शन जो कि यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपसे पूछा है नॉट, इट विल बी अ बीटा लाइपोट्रोपिन।
ओके अगेन एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 44. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम ऑफ आवर ब्लड. और ये आई थिंक हम क्लास 12 से पढ़ रहे हैं कि कौन काम करता है. दैट इज आपका बाइकार्बोनेट आयन जो है आपके ओवरऑल जो बफरिंग सिस्टम होता है उसमें काम करता है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका प्लांट फिजियोलॉजी से लिया गया है. ड्यूरिंग अ एम्ब्रियो जर्मिनेशन इन अ ग्रास फैमिली, an absorptive organ that forms the interface between the embryo and the starchy endosperm tissue is known as. Options are coleorhiza, coleoptile, second है scutellum and fourth है mesocotyle. तो हमको जैसे कि पता है कि जो आपका स्क्यूटलम होता है वो क्या करता है, वो एक बीच में आप बोल सकते हो इंटरफेस की तरह काम करता है जब हम एम्ब्रियो की बात कर रहे होते हैं एंड एंडोस्पर्म की बात कर रहे होते हैं. फाइन. तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट. तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आई थिंक सबको पता है कि प्लांट्स में जब डिफेंसिव मैकेनिज्म देखा जाता है तो डिफेंसिव मैकेनिज्म में आपका जो प्लांट की जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं. सो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है, दैट इज all secondary metabolites are constitutively produced in all the cells of plant during its entire life. तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट में वो कंटिन्यूस वे में प्लांट की लाइफ में कभी सीक्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि जब उनका सेनेसेंस एज आता है तो इनका प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है. ओके सो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट यहां से हो जाना चाहिए. सेकेंड देखिए, दैट इज दे सर्व एज अ सिग्नल टू हेल्प द प्लांट सर्वाइवर एडवर्स कंडीशन. ऑब्वियसली क्योंकि ये उसके डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं तो ऑब्वियसली वो उसकी हेल्प करेंगे किसमें, सर्वाइव करने में. सो बी जो स्टेटमेंट है एकदम सही है. थर्ड है दे मे बी अ वॉलेटाइल कंपाउंड, जिसका एग्जांपल है क्या, मेंथॉल या फिर आपका एसेंशियल ऑयल. तो थर्ड भी एकदम सही हो गया. फोर्थ है दैट इज दे कंट्रीब्यूट टू अ फ्लावर कलर, जिसका की अच्छा खासा एग्जांपल है दैट इज द एंथोसायनिन. ओके सो जो मेरी तरफ से करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा बी सी डी. अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो बी सी डी वाला जो ऑप्शन है वो है सेकेंड. सो द सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट. ओके उसके बाद है 47 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसा है अगेन, अगर आपने फाइटो हार्मोन के बारे में पढ़ा है, उनके बायोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे. अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल बायोसिंथेसिस मैकेनिज्म होता है उसका एक इंटरमीडिएट्स के बारे में पूछा गया है. सो फॉर विच वन ऑफ द प्लांट हार्मोन बायोसिंथेसिस पाथवे 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन इंटरमीडिएट. तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड दे रखा है वो एक पर्टिकुलर बायोसिंथेसिस पाथवे का इंटरमीडिएट है. आपको ये बताना है कि यहाँ जो 4 फाइटो हार्मोन है इनमें से किसका इंटरमीडिएट है. तो ऑब्वियसली अगर आपने ओवरऑल चीजों को पढ़ा है तो आप इजीली बता पाओगे कि ये किसका है, दैट इज ये इथाइलिन का है. इथाइलिन के बायोसिंथेसिस पाथवे में आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है. सो द आंसर विल बी थर्ड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप इसको कह सकते हैं कि अगेन प्लांट फिजियोलॉजी से ही पूछा गया है. In a study, it was found that K plus ion, that is the potassium ion, concentration in root cell of a pea plant was 75 times greater than that of the nutrient medium in which the plant was grown. This indicates that K plus ion were absorbed from a medium. तो बोला ये गया है कि नॉर्मली जो K plus ion का कंसंट्रेशन था वो न्यूट्रिएंट मीडियम में जितना भी था उससे 75 टाइम्स ज्यादा रहा. किसमें, दैट इज दी सोडियम आयन का कंसंट्रेशन रूट सेल ऑफ द पी प्लांट was 75 times greater than that of the nutrient medium. न्यूट्रिएंट मीडियम के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल कंडीशन था उसमें ये देखा गया कि 75 टाइम्स क्या था, ज्यादा था कंसंट्रेशन. तो नॉर्मली ये पूछना चाह रहे हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने इतना सारा, आप बोल सकते हो कि K प्लस आयन को गेन किया है, और वही चीज आपको यहाँ पे देखनी है. पहला ऑप्शन है बिकॉज द प्लांट वॉज ग्रोन कंटिन्यूसली इन डार्क. ऐसा यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है. ओके तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है. सेकेंड है बाय एक्टिव एंड एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस. अगर आपने न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट पढ़ा है तो आपको मालूम होगा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट मेनली क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है, और एक्टिव प्रोसेस मींस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस. ओके सो सेकंड आंसर विल बी करेक्ट. थर्ड बोला है दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन, ऐसा नहीं होता है. फोर्थ में बोल रखा है दैट इज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है. ओके सो द आंसर विल बी 2. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 49 क्वेश्चन, वो आपके इनहेरिटेंस बायोलॉजी से लिया गया या फिर आप इसे जेनेटिक्स भी कह सकते हैं. तो बोला गया दैट इज अ रिसेसिव इनहेरिटेड डिजीज इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन अ इंडिविजुअल ऑफ अ ब्लड ग्रुप O एंड नॉट एक्सप्रेस्ड इन अ ब्लड ग्रुप A, B और AB. Allele controlling the disease and blood group are independently inherited. A normal woman with a blood group A
and her normal husband with a blood group B already had one child with a disease. मतलब एक चाइल्ड उनका डिजीज है और उनका ओवरऑल लाइक ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे दे रखा है दैट इज ए एंड बी. तो अगर हम नॉर्मली एक उनके चाइल्ड की बात करें तो उसका जो अफेक्टेड का होने का प्रोसीजर था वो कितना हो गया 1/4 हो गया. ओके इसके बाद बोला द वुमेन इज प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम and what is the probability that the second child will also be second child will also have the disease. तो ये बताना है आपको कि जब सेकेंड टाइम कपल है उन्होंने अगर चाइल्ड एक्सपेक्ट किया है तो सेकेंड टाइम में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो चाइल्ड जिसका बर्थ होगा उसको डिजीज हो सकती है. तो अगेन ये क्या होगा दैट इज 1/4 ही होगा क्योंकि डिजीज की प्रोबेबिलिटी हो या फिर लाइक अफेक्टेड का कंडीशन हो दोनों क्या होगा 1/4 होगा. तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 1/16. 1/4 इंटू 1/4 इट विल बी 1/16 प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी. दैट इज द थर्ड ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन में बोला गया दैट इज लैक माइनस म्यूटेंट. माइनस मीन्स म्यूटेंट है लाइक उसमें ओवरऑल जो आपको उनका लैक्टोजोपेरॉन होता है वो काम नहीं करता है. सो लैक माइनस कल्चर ऑफ द इकोलाई वाज म्यूटाजेनाइज्ड. On what medium would one spread the mutagenized cell to select the lac plus cell? तो नॉर्मली जो है लाइक जो लैक माइनस कल्चर जो था इकोलाई का उसको म्यूटाजेनाइज कर दिया गया है. अब आपको ये बोला गया है कि इसको किस टाइप के मीडिया पे स्प्रेड करें ताकि हमें लैक प्लस सेल का लाइक आप बोल सकते हो कि कॉलोनी हमें मिल जाए. ओके सो द ऑप्शंस आर दैट इज द मिनिमल मीडिया प्लस लैक्टोज. ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है बिकॉज अगर आप उसको एक मिनिमल मीडिया देते हैं और उसमें आप अगर उसको लैक्टोज दे देते हैं और अगर वो लैक प्लस है तो वो इजिली क्या होगा सर्वाइव कर जाएगा. ओके बाकी जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनका यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं बनता है. सो द आंसर विल बी फर्स्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको पता है तो आप आंसर दे पाओगे. सो इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर मेल्स homologous chromosome pair and segregate during the meiosis but crossing over does not occur. At which stage of meiosis does segregation of the two alleles of gene take place in these individuals? तो आपको ये बताना है ये जो segregation है वो किस कौन से स्टेज पे देखने को मिलता है. So obviously it is at anaphase 1. Okay. Next question is that is the question number 52. Which one of the following is the correct decreasing order for the major reservoir of carbon on earth? नॉर्मली अगर हम अपने कॉमन सेंस की भी बात करें तो जो कार्बन का रिजर्वर होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है ओशन बॉडी में हो सकता है या नॉर्मल आप बोल सकते हो वाटर बॉडीज में हो सकता है. तो हमें यहाँ पे स्मार्टली एक ऐसा ऑप्शन पिक करना है जिसमें सबसे पहले क्या मेंशन किया हो कोई वाटर बॉडीज मेंशन की हुई हो या फिर कोई आप बोल सकते हो कि ओशन या लेक कुछ मेंशन किया हो. तो मैं क्या करूंगी मैं फर्स्ट से ही देखते जाऊंगी कि सबसे पहले कोई वाटर बॉडीज मेंशन की गई है या नहीं की गई है. फर्स्ट में तो नहीं है. फर्स्ट में टेरेस्ट्रियल सॉइल कर रखा है तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ. सेकंड में भी बोला है टेरेस्ट्रियल सॉइल अगेन मैंने एलिमिनेट कर दिया. थर्ड में लिखा है एटमॉस्फेरिक CO2 इसको भी मैंने एलिमिनेट कर दिया. फोर्थ में लिखा है लार्ज लेक सेडिमेंट्स तो यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज का बात हो गया. तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका फोर्थ जिसमें कि मेंशन है लार्ज लेक सेडिमेंट्स. इसके बाद टेरेस्ट्रियल सॉइल देन एटमॉस्फेरिक CO2 एंड आफ्टर दैट टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन में बोला है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड 80 रैट्स वे इनिशियली कैप्चर यानी S1 का साइज कितना दिया गया आपके पास 80 दिया गया है. आफ्टर 1 मंथ एक मंथ के बाद 100 रैट्स वेर कैप्चर इन द सेम फील्ड ऑफ विच 20 वेर प्रीवियसली मार्क्ड 1. तो S2 यहाँ पे आपको कितना दिया गया है दैट इज आपका 100 दिया गया है. मार्क कितने निकले हैं आपके 20 निकले हैं. सो आपको यहाँ से पूछा क्या गया है दैट इज बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज ऑफ रैट इन फील्ड विल बी. आपको बताना है टोटल पॉपुलेशन साइज. फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है दैट इज n इक्वल्स टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई मार्क. तो आपको क्या करना है नॉर्मली इसका डिविजन कैलकुलेशन कर देना है जो कि हो जाएगा दिस और जो आंसर आ जाएगा वहां से वो होगा आपका 400. ओके तो जो पॉपुलेशन साइज होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन दैट इज द 400. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से आया है. क्वेश्चन है अ स्पीसीज ऑफ अ ग्रास ग्रोन अराउंड अ माइन एरिया हैविंग अ पैचेस ऑफ हेवी मेटल कंटामिनेटेड सॉइल. So some of the population of species grew selectively on the soil that was contaminated with the heavy metals. Over a period of time, though the tolerant and non-tolerant grasses population were continuously distributed and not separated by the geographical barrier, they eventually evolved different flowering time and became different species. What kind of speciation would you call this? तो नॉर्मली क्या बोला गया है माइन एरिया में कुछ ग्रासेस देखी गई थी. नॉर्मली जो ग्रास जो है माइन जिस एरिया में माइनिंग का प्रोसेस ज्यादा था वहां पे कुछ ग्रासेस का इवोल्यूशन हो गया
यानी उन्होंने क्या किया, खुद को एक बेस्ट वे में अडॉप्ट कर लिया, और उसके जस्ट बगल में जो ग्रासेस थी उनका लाइक एडेप्टेशन वैसा नहीं था। टाइम के साथ साथ क्या हुआ, उनके में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रॉपर्टी लाइक ओवरऑल शो की कि कुछ ग्रासेस जो हैं वो लाइक जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा था वहां पे ग्रो कर पा रही थी, और जहाँ पॉल्यूशन नहीं था वहां ग्रो लाइक वहां पे कोई और स्पीसीज ग्रो कर रही थी। तो ये इजिली ये इंडिकेट करता है कि बिना आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुए इनमें क्या हो गया, स्पीसिएशन हो गया, बिकॉज इनका फ्लावरिंग टाइम अलग हो गया। और यहाँ पे रोल कौन प्ले कर रहा है, आपका पॉल्यूशन प्ले कर रहा है। ओके, तो अगर हम एलोपैट्रिक देखें तो एलोपैट्रिक में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सिम्पैट्रिक में सेम ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक ही पर्टिकुलर एरिया में रह के दो स्पीसीज एक साथ रहती हैं, तो सिम्पैट्रिक भी यहाँ पे नहीं है। थर्ड है दैट इज द पैरापैट्रिक स्पीसिएशन। ऑब्वियसली पैरापैट्रिक स्पीसिएशन है बिकॉज जो इनका नीश है या फिर जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट एडजेसेंट है, और जहां भी एडजेसेंट की बात आ जाती है वहां पे आ जाता है आपका लाइक पैरापैट्रिक स्पीसिएशन। बॉटलनेक इफेक्ट यहाँ पे किसी भी वे में काम नहीं कर रहा है, सो द आंसर विल बी थर्ड।